गरीब की बेटी की ठंड में शादी। माँ, आज आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, आपकी बेटी आपका ख्याल रख लेगी। मेरी बच्ची, तेरे बाबा का काम पूरा बंद पड़ा हुआ है। ऐसे में अगर मैं कोई काम नहीं करूंगी तो हो सकता है कि हमें 2 वक्त की रोटी भी नसीब ना हो। आप चिंता मत करो माँ जी, आपकी बेटी सब कुछ संभाल लेगी। आज आपकी जगह मैं काम पर जाऊंगी। ना बेटा ना, मैं तुझे ऐसे अकेले नहीं जाने दूंगी। जवान लड़की अगर बाहर निकले तो 100 कुत्तों की नजर उसके ऊपर रहती है। माँ, आप अपनी बेटी को कमजोर मत समझिए। आपकी बेटी को कुत्ते सिर्फ देख सकते हैं, उसके पास नहीं आ सकते, क्योंकि आपकी बेटी शेरनी है। अब आप ज्यादा बाहर वालों की चिंता मत कीजिए और मेरे सर पर अपना हाथ रख दीजिए। देखना, मुझे कुछ भी नहीं होगा। आरती ने खुशी से अपनी बेटी के सर पर हाथ रख दिया और राधिका अपने घर से निकल गई। राधिका एक बहुत ही गरीब परिवार से थी, जो एक कच्ची मिट्टी की कुटिया में अपना गुजारा करते थे। आरती की माँ एक बड़े घराने में सफाई का काम करने जाया करती थी, लेकिन अब सर्दियां आ चुकी थी और उम्र भी ज्यादा हो जाने की वजह से राधिका अपनी माँ की जगह काम करने आई थी। माँ ने घर तो यहीं कहीं बताया था, लेकिन ये सिंघानिया परिवार मुझे कहाँ मिलेगा? राधिका अपनी मंजिल को ढूंढ ही रही होती है कि तभी उसे सूट बूट पहने एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। इन्हीं से पूछ लेती हूँ, काका जी, ये सिंघानिया परिवार कहाँ रहता है? अरे, तुम कौन हो और मेरे परिवार के बारे में क्यों पूछ रही हो? वो दरअसल आपके घर मेरी माँ काम करने आती है, आरती। ओह, तो तुम आरती की बेटी हो। जाओ बेटा, अंदर चली जाओ। जी शुक्रिया। राधिका को उस आदमी के पीछे एक बहुत ही बड़ा सा बंगला दिखाई दिया और राधिका उसके अंदर चली गई। इतना बड़ा और आलीशान घर उसने अपनी जिंदगी में पहली दफा देखा था। वो उसे देखते ही देखते अंदर जा ही रही थी कि तभी उसकी टक्कर एक नौजवान लड़के से हुई। अरे कैसे चल रही हो? दिखता नहीं है क्या? मुझे माफ कर दीजिए, गलती से हो गया। आपको कहीं लगी तो नहीं ना? मारकर पूछ रही हो कि लगी तो नहीं? वाह! ऐसे मत बोलिए, मैंने आपको जानबूझकर टक्कर नहीं मारी है, गलती से ही हो गया। लेकिन लगता है। अरे अरे, यहाँ क्या हो रहा है विवेक बेटा? पता नहीं। अरे नहीं, मैं तो बहुत लेट हो गया। पागल लड़की मुझे देर करवा दी। तुम कौन हो लड़की? मैं राधिका हूँ। आपके यहाँ आरती जी आती है ना काम करने, उन्हीं की बेटी। ओह अच्छा अच्छा, तो तुम राधिका हो, आरती की बेटी। बाहर क्यों खड़ी हुई हो? अंदर आओ, सारा काम काज आज ऐसे ही पड़ा हुआ है। जी। तो कल से जरा टाइम से आना, मुझे अपने घर के काम देर से होते हुए पसंद नहीं है। जी। उषा की बात सुनकर राधिका सफाई के काम में लग गई। सर्दियों का मौसम था, लेकिन राधिका से उषा ने सभी तरह के काम करवाए। उसने झाड़ू पोछा किया और उसके बाद उषा के घर की पानी से सफाई की, सभी के कपड़े वगैरह भी धोए। तुम अभी जवान हो ना, तो तुम इन कामों को बहुत अच्छे से और जल्दी जल्दी कर पा रही हो। तुम्हारी माँ के शरीर में तो अब ताकत ही नहीं है। अच्छा है कि तुम आ गई, मैं आरती को बस काम से निकालने ही वाली थी। उषा की बात सुनकर राधिका बस खून का सा घूंट पीकर ही रह गई। अपनी माँ के बारे में वो ऐसी बातें बस मजबूरन बर्दाश्त कर रही थी। किसी तरह शाम हुई और राधिका अपने कामों को निपटाकर अपने घर लौट आई। अरे अरे माँ, ये आप क्या कर रही हो? आप रोटियां क्यों बना रही हो? अब तू काम पर जाएगी तो तेरी माँ इतना तो कर ही सकती है। और देख, मुझसे मना मत करना, मुझे ऐसे निकम्मे पड़े रहने की आदत नहीं है। इसीलिए तू शांति से यहाँ बैठ, मैं तुझे आज अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। राधिका अपने माँ के पास बैठ गई और आरती उसे निवाले खिलाने लगी। अभी दोनों माँ बेटी ऐसा कर ही रही थी कि तभी किशोर घर आ गया। बाहर बहुत ज्यादा सर्दी हो रही थी, जिसकी वजह से किशोर का शरीर कांप रहा था और उसके कपड़े भी गीले थे। बाबा, हे भगवान, आप तो पूरे गीले हो रहे हैं। अरे राधिका, ला जल्दी से अपने बाबा के सूखे कपड़े दे। आज हमें गीली रुई की बोरियां उठानी पड़ी, इसलिए मेरी ये हालत हो गई। बाबा, आपको आपकी उम्र के हिसाब से काम करना चाहिए। लीजिए, अब आप जल्दी से कपड़े बदलिए और फिर यहाँ चूल्हे की आग से अपने आप को सेक लीजिए।
किशोर ने वैसा ही किया, लेकिन इतनी सर्दी में भीग जाने की वजह से उसे सर्दी लग गई और किशोर बीमार पड़ गया। अगली सुबह, हे भगवान, तू हम गरीबों पर एक साथ ही सारे दुखों के दरवाजे क्यों खोल देता है। राधिका बेटा, तेरे बाबा की दवा का भी इंतजाम होना है, इस सब के पैसे कहाँ से आएंगे। फिक्र मत करो माँ, सब कुछ हो जाएगा। मैं काम पर जा रही हूँ, मालकिन से बात करूंगी कि वो मुझे कुछ पैसे उधार दे दें। रहने दे बेटा, मैं नहीं चाहती हूँ कि वो तुझे कुछ भी बुरा भला सुनाए। माँ, हम उनसे पैसा उधार मांग रहे हैं, मुफ्त में नहीं। आप चिंता मत करो, आप बस बाबा का ख्याल रखो, मैं चलती हूँ। राधिका अपने काम पर चली गई। अभी वो रास्ते में ही थी कि तभी उसे रास्ते में कुछ गुंडे परेशान करने लगे। अरे मैडम, कहाँ जा रही हो? कौन हो तुम? अरे हमसे क्यों पूछती हो, तुम अपना पता बताओ। मुझे जाने दो। राधिका उन गुंडों से बचकर भागने लगी। गुंडे भी उसी के पीछे ही थे। भागते भागते राधिका की टक्कर फिर से विवेक से ही हो गई। मुझे उन गुंडों से बचा लीजिए। लड़की को परेशान करते हो, रुको तुम्हें मैं बताता हूँ। विवेक ने उन गुंडों को खूब पीटा और वो सभी वहां से दुम दबाकर भाग गए। राधिका ने विवेक को पहचाना नहीं था, लेकिन विवेक उसे पहचान गया था। राधिका का डरा सहमा और मासूम सा चेहरा देख विवेक को वो अचानक ही अच्छी लगने लगी। छोटे मालिक, ये आप थे? तुम ठीक तो हो? ऐसे बोलती हुई राधिका अपने काम की राह पर निकल गई। राधिका ने वहां पहुंचकर देखा कि उसकी मालकिन भी बीमार पड़ी हुई हैं। मालकिन, ये आपको क्या हुआ? वो मुझे सर्दी हो गई है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी आपके लिए पानी गर्म करके लेकर आती हूँ। शुक्रिया राधिका। राधिका सब कुछ भुलाकर अपनी घमंडी मालकिन की भी दिल से सेवा करने लगी। उसे अपनी माँ की सेवा करते छिप छिप कर विवेक भी देख रहा था। मालकिन भी बीमार है, अब मैं इनसे अपने बाबा की दवाई के पैसे कैसे लूं? राधिका ऐसे बोल ही रही थी कि तभी पीछे से विवेक आया और राधिका को पैसे दे दिए। पैसों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मेरी माँ का ख्याल इस तरह से रखने के लिए शुक्रिया। ऐसे बोलकर विवेक राधिका के पास से हट गया। अपनी मालकिन की सेवा करके राधिका शाम को अपने बाप की दवाई लेकर घर लौट आई। उसकी अपने लिए इतनी फिक्र देख उषा भी उससे खुश हो गई थी। बाबा देखिए, मैं आपके लिए दवाई ले आई, अब आप इसे खाइए और अच्छे हो जाइए। अगली सुबह राधिका फिर से काम पर जाने को तैयार हो रही थी कि तभी उनके घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी और उसके अंदर से 2 शख्स बाहर आए। अरे बेटी, देखना कौन आया है। मैं देखती हूँ। अरे मालकिन, आप? हाँ जी, तो समधन जी कहाँ है हमारी होने वाली बहू? बहू? आरती, मैं आज तुम्हारी बेटी का अपने बेटे के लिए हाथ मांगने आई हूँ। उषा की बात सुनकर बीमार किशोर के शरीर में भी मानो जान आ गई और आरती की आंखों में पानी। मेरी बेटी का हाथ छोटे मालिक के लिए? हाँ, तुम्हारी बेटी स्वयं देवी का स्वरूप है और मैं इसे अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। उषा की बात सुनकर आरती की आंखें गीली हो गईं और जैसे ही राधिका ने विवेक की ओर देखा तो उसकी नजर लाज से नीचे झुक गई। फिर क्या था, उसी दिन से घर में शादी की तैयारी शुरू हो गई। सबसे पहले राधिका को उबटन लगा। मेरी बच्ची, मुझे तेरी बहुत याद आएगी। मुझे भी माँ। दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले मिल गई। मेहंदी वगैरह की सारी रस्म होने के बाद आज आखिरकार शादी का दिन था और राधिका की शादी विवेक से हो चुकी थी। भले ही मैं गरीब था, लेकिन बेटा, मैंने उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दिया। मेरी बेटी को तुम भी खुश रखना। अब ये सब मेरी जिम्मेदारी है और साथ ही अब से आपका खर्चा भी मैं ही उठाऊंगा। आप निश्चिंत रहिए। अपने दामाद का नर्म दिल देखकर दोनों माँ बाप बहुत खुश हुए। राधिका बड़े घराने की बहू बनकर घर आ गई और सभी खुशी खुशी रहने लगे। 3 गोरी 2 काली बहुओं का लहंगा। सासू माँ, मैं तो रानी की शादी के लिए गुलाबी रंग का लहंगा बनाऊंगी। ओहो, गुलाबी लहंगा? वैसे मेरा मन तो पूरा गोल्डन लहंगा बनाने का है। बस बस भाभी, जरा मेरा भी ध्यान कीजिए। मेरा लहंगा कैसा लाने का इरादा है?
तेरे लिए तो मैं 2 महीने पहले ही एक ब्राइडल लहंगा पसंद कराई थी, बड़ा ही हैवी और भारी है। तेरे लिए तो मैं वही लहंगा लेकर आऊंगी। माँ जी, रानी की शादी की तैयारी हमें अभी से शुरू कर देनी चाहिए, वरना। हम भी ये बात जानते हैं, इसलिए तो हमें मत सिखा। इन्हें तो पता ही नहीं क्यों हर मैटर में घुसना होता है। रानी, हम भी इस घर का हिस्सा हैं तो। अरे अरे, तुम ज्यादा मत बोलो, अभी बहुत सारा काम घर में पड़ा हुआ, पहले उसे निपटा कर आओ। हमने सभी कामों को निपटा दिया है। काली कलूटियों, हम नहीं चाहते हैं कि तुम हमारे बीच बैठकर हमारी अच्छी खासी बातों का मजा खराब करो। जाओ, जाकर दोनों की दोनों स्टोर रूम की सफाई करो। अपनी सास की बात सुनकर बेचारी संध्या और पूजा चुपचाप स्टोर रूम की सफाई करने आ गईं। उनके घर में उनकी ननद की शादी होने वाली थी और वो भी उस शादी की तैयारी वगैरह में अपने परिवार के साथ हाथ बटाना चाहती थी, लेकिन उन्हें तो कोई भी अपने साथ इन मसलों में बैठाना भी नहीं चाहता था। बेचारी संध्या और पूजा के साथ सभी नाइंसाफी कर रहे थे। पूजा, मैं भी चाहती हूँ कि हमें भी रानी की शादी में वही इज्जत और वही जगह दी जाए जो कि तीनों गोरी जेठानियों को मिलती है। भूल जाओ संध्या, ऐसा शायद कभी नहीं होगा। इस दुनिया में सभी को सारी खुशियां नहीं मिलती। किसी ने सही कहा है कि एक बेरोजगार आदमी और एक काली लड़की से पूछो कि जिंदगी किस मुश्किल चीज का नाम है। सही कहा, गरीबी हमारे नसीब में आई, काला रंग हमारे नसीब में था। भगवान जी भी सारी अच्छी चीजें सिर्फ अमीरों को ही दे देते हैं। हमारे नसीब में तो बस ये झाड़ू पोछा और लोगों के ताने ही रह गए हैं। दोनों काली बहुएं अपना मन एक दूसरे से बात करके हल्का कर रही थीं। इसी तरह से दिन बीतते जा रहे थे। बेचारी संध्या पूजा के साथ सभी का बर्ताव अभी भी वैसा ही था। घर में बस सब उन्हें अपने जूते की नोक पर रखते थे। ऐसे ही सब कुछ जारी था कि शादी से लगभग 2 हफ्ते पहले रानी की तबीयत खराब हो गई। उसके चेहरे पर मोटे मोटे छाले निकल आए और डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि रानी को माता निकल आई हैं। मेरे छालों में बहुत तेज खुजली हो रही है। भाभी, भाभी, रानी चिल्ला रही है। जरा जाकर सुन तो सही सिया। मैं क्यों सुनूं, तुम जाकर सुन लो। भाई, मैं तो रानी के पास बिल्कुल नहीं जाऊंगी। उसके शरीर पर माता निकल आई है, अगर उसका इन्फेक्शन मुझे लग गया तो। हम भी तो यही सोच रहे हैं। तीनों गोरी भाभियां ऐसे ही आपस में बात करके अपने अपने कमरों में चली गईं और कोई भी रानी के पास नहीं गया। आखिर में संध्या ही रानी के कमरे में उसकी आवाज सुनकर पहुंची। बोलो रानी। भाभी, मेरे छालों में बहुत जोरों से खुजली हो रही है। अरे नहीं नहीं, इसे खुजलाना मत, मैं कुछ करती हूँ। संध्या ने गोले का तेल उठाया और बिना किसी अलकासी और घिन के वो रानी को गोले का तेल लगाने लगी। जब दानों में खुजली होने लगे तो समझ जाओ कि माता के अब बस अंतिम दिन चल रहे हैं। अगर तुम इन्हें खुजलाओगी तो ये और बिगड़ सकती है, इसलिए इन पर हमेशा गोले के तेल से मालिश करनी चाहिए। अभी संध्या उसके तेल ही लगा रही थी कि तभी हाथ में दलिया लिए पूजा भी वहां आ गई और अपने हाथों से रानी को दलिया खिलाने लगी। जितनी नफरत रानी को उन दोनों से थी, वो उसका उतना ही ख्याल रख रही थी। और तीनों गोरी भाभियों को तो रानी की मौत और जिंदगी से कोई मतलब ही नहीं था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और अब रानी की तबीयत बिल्कुल सही हो चुकी थी। उसकी शादी के भी अब सिर्फ 2 ही दिन बाकी थे, लेकिन ठीक होने के बाद रानी के फिर से पुराने ठाठ बाट ही निकल आए थे। रानी, ये लो खाना। ओ गॉड, इस खाने को लाने की आपको क्या जरूरत थी? तुम्हें क्या हुआ? प्लीज आप मेरे पास ना ही आए तो अच्छा होगा, समझिए आप। अब दीजिए मेरा खाना। मुझे ये जरा सा भी पसंद नहीं आया, ले जाइए इसे। और हाँ, अगली बार मेरा मूड खराब करने के लिए प्लीज आप मेरा खाना वगैरह लेकर मेरे कमरे में मत आना। रानी की बात सुनकर बेचारी पूजा बस दुखी सी ही नीचे आ गई। क्या हुआ, ये मुंह क्यों उतर गया? मैंने तो बोला था कि तुम मत जाओ, लेकिन ये नहीं मानी। रानी ने ही भगा दिया होगा, और क्या। तीनों गोरी बहुएं पूजा का मजाक बनाने लगी कि तभी वहां पर बहुत सारे थैले हाथ में लिए यमुना और निरंजना आ गई। माँ जी, क्या लेकर आ रही हो? 2 दिनों बाद रानी की शादी है तो बस तुम सभी के लहंगे ही लेकर आ रही थी। निरंजना की बात सुनकर पूजा और संध्या के मन में भी उम्मीद सी जागी और वो भी निरंजना के पास जाकर खड़ी हो गई। निरंजना ने अपनी तीनों गोरी बहुओं के हाथों में बड़े ही हैवी लहंगे पकड़ा दिए, जो काफी महंगे और सुंदर लग रहे थे।
अरे वाह, ये तो बड़े ही सुंदर लहंगे हैं सासू माँ। और ये वाला देखकर बताओ, वाह ये किसका है? ये जरूर मेरा ही होगा। बिल्कुल नहीं। अरे वाह, कितना सुंदर ब्राइडल लहंगा है मेरा। निरंजना की तीनों बहुएं और बेटी अपने अपने लहंगे लेकर बहुत खुश हो रही थी। उन तीनों के ही लहंगे बहुत ही सुंदर थे। उन्हें देखकर संध्या बोली, माँ जी, हमारे लिए कुछ नहीं लाई आप? हम शादी में क्या पहनेंगे? हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए भी कुछ है, मेरे साथ आओ। निरंजना उन दोनों को ही अपने कमरे में ले गई और अपनी अलमारी में से निकालकर उसने उन दोनों को ही एक एक पुरानी सी साड़ी पकड़ा दी। माँ जी, ये? हाँ, ये मेरी सासू माँ की साड़ियां हैं। मैंने तो उन्हें एक बार भी नहीं पहना। तुम दोनों इन्हें शादी में पहन लेना। वैसे भी तुम्हारे ऊपर तो गुड़ गोबर सब एक जैसा ही लगता है, तो ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा। अब जाओ भी, मेरा मुंह क्या देख रही हो? संध्या और पूजा निरंजना से उसकी सास की साड़ी को बस चुपचाप ले आई। ऐसे ही देखते देखते शादी का दिन भी आ गया। तीनों गोरी बहुएं और रानी तो सुबह से ही बस अपनी तैयारियों में लगी हुई थी, लेकिन दोनों काली बहुएं आज भी नौकरों से भी ज्यादा काम कर रही थी। माँ, देखकर बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारी। सभी तैयार ही हो रहे थे और अब मेहमानों के भी आने का समय हो चुका था। चल पूजा, अब हम भी हल्के फुल्के तैयार हो जाते हैं। संध्या और पूजा भी तैयार होने चली गई। वो निरंजना की सास की ही साड़ी पहन रही थी कि तभी साड़ी से एक रोशनी निकली और निरंजना की सास यानी दुर्गा स्वयं वहां पर आ गईं। आप कौन? मैं दुर्गा हूँ, तुम्हारी सास की सासू माँ। मुझसे डरो मत, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैंने तुम्हारे साथ निरंजना का बुरा व्यवहार देखा है। जानती हो, ये साड़ी मैंने उसे तोहफे के रूप में दी थी, लेकिन उसने इन्हें कुछ नहीं समझा और इन्हें इतनी पुरानी होने के बाद तुम्हें दे दिया। लेकिन फिक्र मत करो बेटियों, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम ये साड़ी नहीं, तुम भी सुंदर लहंगे ही पहनोगी। ऐसे बोलकर दुर्गा ने जादू चलाया और वो साड़ियां अचानक ही ब्राइडल लहंगों में बदल गईं। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर लहंगे बन गए। अब तुम इन्हें पहनो और मजे करो। ऐसे बोलकर दुर्गा गायब हो गई। संध्या और पूजा उन्हें पहनकर बहुत ही अच्छे से तैयार हुई। वो बेशक काली थी, लेकिन उन सुंदर लहंगों और थोड़े से मेकअप में वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। वो दोनों तैयार होकर नीचे पहुंची। सभी मेहमान उनके लहंगों को देखकर बस उनका ही गुणगान करने लगे और उनकी सुंदरता से रानी और तीनों गोरी भाभियों का रूप ही फीका पड़ गया। अरे निरंजना, तेरी ये सांवली बहुएं तो बड़ी ही खूबसूरत हैं। हाँ, निरंजना को उनकी तारीफ जरा भी अच्छी नहीं लग रही थी। जब सभी मेहमान चले गए तब निरंजना ने उन दोनों से उस लहंगे का राज पूछा। मुझे सच सच बताओ, कहां से पैसे चुराकर ये लहंगे लाई हो? हम आपसे कुछ भी नहीं छिपाएंगे सासू माँ, हमने कोई चोरी नहीं की है। संध्या ने निरंजना को पूरी बात बता दी। सारी बात सुनकर निरंजना को अपनी गलती का एहसास हुआ। आज उसी की गलती की वजह से उसकी बेटी अपनी शादी के दिन ही फीकी पड़ गई थी। उसने उन दोनों से माफी मांगी। दोनों काली बहुओं ने अपनी सास को माफ भी कर दिया। माँ जी, हमें कभी भी किसी की खामोशी का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है।